चैनल्स। जो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखो, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो फूड एबिलिटी है उसको बचाते हैं हम लोग, जिससे उसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। और इंडिया में इसकी सुविधा किस प्रकार से, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए अच्छे से हम लोग चैप्टर देखेंगे। ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब होता है कि जो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा छोटा शॉर्ट फॉर्म। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability to for food all people at all times। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर एक लोगों को खाने की सुविधा हर एक समय, मतलब अगर इस टाइम पे लोगों को खाना चाहिए तो उस टाइम पे उनको मिल जाए, तो इसका मतलब होता है फूड सिक्योरिटी। The poor households are more vulnerable to food insecurity wherever there is a problem of production or distribution of food crops। तो ये जो पुअर हाउसहोल्ड्स का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास इतनी फूड की इनसिक्योरिटी, मतलब उनके पास इतनी सुविधा नहीं है, वो जब चाहे उनको फूड नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है प्रोडक्शन की। और कभी कभी तो प्रॉब्लम हो जाती है प्रोडक्शन की या डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कभी कभी जो क्रॉप से खराब हो जाता है या फिर फसल इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम्स हो जाती है। Food security depends on the public distribution system (PDS) and government vigilance and action at times when this security is threatened। तो ये जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो किसके पे डिपेंड है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेनली जीके वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके बुक में भी। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये है फूड सिक्योरिटी, इसके ऊपर डिपेंड होती है। और कभी कभी गवर्नमेंट भी, अगर जब भी फूड सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी एक्शन लेती है। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा था ओवरव्यू में, अभी हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग अस एयर इज फॉर ब्रीथिंग। तो फूड एक एसेंशियल, मतलब फूड एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से एयर ब्रीथिंग यानी जो हवा है वो सांस लेने में इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जो खाना है वो लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। तो लेकिन फूड सिक्योरिटी का और कुछ मतलब है, ऐसा नहीं कि हमें 2 बार खाना मिल जाए, तो उससे भी और कुछ मतलब है। फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डिमेंशंस। तो देखिए पढ़ते हैं अभी। अवेलेबिलिटी, तो मतलब वो हम लोग बताएगा कि फूड सिक्योरिटी के बहुत सारे डायमेंशंस है वैसे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। Availability of food means food production within for the country, food imports and the previous year stock stored in government granaries। तो फूड का अवेलेबिलिटी मतलब खाना अच्छा होना, इसका मतलब है कि जो फूड प्रोडक्शन है कंट्री में बहुत अच्छा हुआ, और इस प्रकार से क्या होता है फूड जो है इम्पोर्ट बनता है, और उसके बाद जो पिछले साल के मतलब जो पिछले साल के जो स्टॉक है वो स्टोर किए जाते हैं गवर्नमेंट के ग्रेनाइज, जहाँ पे जो ग्रेनाइज एक जगह होता है जहाँ पे ये सब कुछ स्टोर किया जाता है। एसेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। तो एसेबिलिटी का मतलब होता है कि जो फूड है हर एक पर्सन को रीच हुआ। देखो अभी हमने बताया था, देखो इसका और मैं थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ। ये हमें बताया गया, देखो अवेलेबिलिटी, फिर एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है। देखो अभी हमें पता है कि शेप्स में 3D डायमेंशंस होता है, आपने ऐसे नाम सुना होगा। तो वैसे ही फूड सिक्योरिटी में 3 डायमेंशंस होता है, और वो कौन कौन से? अवेलेबिलिटी, फिर एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। इसका हमने ऊपर भी यहाँ पे देखा था। देखो फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people at all times। This is very very important। इसका डायमेंशन से याद रख लेना। फिर देखो सी वाले पार्ट में थे, affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one dietary needs। तो affordability का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंसान के पास उतना पैसा हो जिससे सफिशिएंट, मतलब उनका पेट भर सके वैसा खाना, सेफ जो मतलब हार्मफुल ना हो, न्यूट्रिएंट्स जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट हो, तो उस फूड को वो खा सके जिससे उनके डाइटरी, मतलब उनकी जो भूख है वो मिटा सके और उनके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स वो आ सके। दस फूड सिक्योरिटी इज एसेंशियल इन अ कंट्री ओनली इफ, मतलब इसलिए फूड सिक्योरिटी एक कंट्री में
तभी हो सकता है जब एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन। तो कौन कौन से रीजन से फूड सिक्योरिटी एंश्योर हो सकता है कंट्री के लिए, वो हो सकता है एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन। तो एक रीजन है कि अगर सारा खाना जो है मतलब जितना फूड है वो सारे पर्सन को रिच हो, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। तो मतलब सारे पर्सन के पास ये कैपेसिटी मतलब उनके पास इतना पैसा हो कि वो जो फूड है वो क्वालिटी मतलब इतना क्वालिटी के हिसाब से वो खरीद सके। देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड मतलब कोई भी रोक टाल नहीं हो, जो जितना लोग खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है फूड सिक्योरिटी कंट्री में इंश्योर किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकंड थर्ड पॉइंट। ये मैं पक्का होगा कि आपकी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो खाना है उसका प्रोडक्शन अगर कंट्री में सही है, फूड का स्टॉक है, तो वो अवेलेबिलिटी होता है, फूड कितना अवेलेबल है। एसेसिबिलिटी का मतलब है कि लोगों के पास एसेस हो कि वो उनके पास फूड रीच हो। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि जो लोग है वो अफोर्ड कर सके फूड। मतलब देखो आगे वाले वर्ड के साथ ही हम लोग जो वर्ड उसको समझ सकते हैं इजीली। ओके, अभी वाई फूड सिक्योरिटी, तो अभी फूड सिक्योरिटी क्यों? The poorest section of the society might be food insecure most of the times, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a natural disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine, etc. Okay, तो चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं। देखो तो इसमें बताया गया है कि जो पुअरेस्ट सेक्शन यानी जो गरीब इंसान है हमारे कंट्री के, उनको शायद उनका जो फूड इनसिक्योर मतलब उनको सही टाइम से उनको खाना ना मिल रहा हो या फिर उनको न्यूट्रिशियस फूड ना मिल रहा हो, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। और जो पर्सन जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, पॉवर्टी लाइन अबव का मतलब होता है जो गरीब से थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली आप बोल सकते हो, तो उनको भी कभी कभी उनका जो फूड है इनसिक्योर होता है, इनसिक्योर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कभी-कभी हमारे जो कंट्री में नेचुरल डिजास्टर यानी जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर मतलब कभी-कभी क्या होता है कि क्रॉप्स उगना मतलब कभी-कभी क्रॉप्स उगते नहीं है, जिससे फेमाइन कॉज मतलब भूखमरी कॉज होती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जो मिडिल क्लास फैमिली भी कभी-कभी उनके भी फूड जो है इनसिक्योर हो सकता है, इनसिक्योर। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी? तो फूड सिक्योरिटी किस प्रकार से अफेक्ट यानी किस प्रकार से खराब हो जाती है कैलामिटी? कैलामिटी का मतलब होता है डिजास्टर, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सुनामी, ड्रॉट, क्रॉप्स का जब फेलर होने से फेमाइन। तो ये सारे किस प्रकार से अफेक्ट होती है? ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी से ड्रॉट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेस। तो मतलब नेचुरल कैलामिटी यानी कि जैसे कि ड्रॉट ले लिया, तो ड्रॉट में आप तो कभी कभी ड्रॉट आने से, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, हिंदी में हम लोग उसको सूखा बोलते हैं। तो कभी कभी सूखा आने से क्या होता है जो फूड ग्रेन जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। देखो ड्रॉट का मतलब क्या होता है? ड्रॉट का मतलब तब होता है जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है और जब लैंड है बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है। अगर पानी नहीं होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन मतलब डिक्रीज तो हो गई। तो इसलिए ड्रॉट आने से कभी कभी जो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड्स इन द अफेक्टेड एरियाज। तो ये जो खाने की कमी पैदा करता है जो अफेक्टेड मतलब जहाँ पे ड्रॉट्स वाले इलाके में ये खाने की जो सुविधा है वो कम कर लेता है। ड्यू टू स्टोरेज और शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोस अप। और जब खाने की कमी हो जाती है तो ये जो मार्केट पर्सन है जो खाना बेचते हैं, उनका जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि खाने की कमी हो रही है तो लोग ज्यादा ही खरीदेंगे। तो इसलिए जो प्राइसेस जो है जो इनाम है वो जो पैसा है वो बढ़ जा रहा है। एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। तो जब प्राइसेस जब हाई हो जाते हैं, जब पैसा बढ़ जाता है, तो बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं बहुत गरीब होते हैं और ये जो फूड का अफोर्ड यानी ले नहीं सकते हैं। इफ सच calamity happens in a very widespread area or is stretched over a long time period, it may cause a situation of starvation। अगर ऐसी जो कैलामिटी ऐसी जो डिजास्टर अगर बहुत बड़े एरिया में हो और बहुत समय तक हो, वो लॉन्गर टाइम पीरियड तक हो, तो बहुत सारी सिचुएशन में स्टारवेशन का मतलब है कि लोग जो है भूख के कारण मर जाते हैं। और फिर जो स्टारवेशन का जो सिचुएशन है वो फेमाइन में यानी भूखमरी, भूखमर।
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फेमाइन का मतलब होता है कि लोगों के पास खाना का कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होता, जिससे हजार लाखों लोग मर जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आपके क्लास 8 के हिस्ट्री बुक में आपने पढ़ा होगा कि एक ब्रिटिश जब रूल चल रहा था उनके, तो उनके ड्यूरिंग एक हम फेमाइन आया था बंगाल में, जहाँ पे 1 मिलियन लोग मर गए थे फेमाइन की वजह से। तो मतलब क्या, ड्रॉट से सीधा फेमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एक फूड सिक्योरिटी है वो कैलामिटी के ड्यूरिंग अफेक्ट होती है। A famine is characterized by a widespread death due to starvation। तो मतलब एक famine एक ऐसा कैरेक्टरिज है जहाँ पे बहुत सारी मृत्यु हो जाती है स्टारवेशन के कारण, एपिडेमिक्स के कारण, कॉज टू द कंटामिनेटेड वाटर, ड्रिंकिंग फूड, लॉस ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस एंड वीकिंग फॉर फ्रॉम स्टारवेशन। मतलब क्या होता है कि जो लोगों के पास पानी पीने को नहीं होता, अगर होता है तो वो बहुत अच्छा नहीं होता, और खाना भी इतना अच्छा नहीं होता, इससे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। और वीकनेस है वो स्टार क्यों वीकनेस क्यों आ जाती है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता। हमें पता है कि हमारे बॉडी के लिए फूड कितना इम्पोर्टेंट है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर हम लोग को पास खाना नहीं होगा तो हम लोग वीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो लोग हैं बहुत मजा आता है। The most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal in 1943. The famine killed 30 lakh people in the province of Bengal। तो यही मैं बात कर रही थी। तो 1943 में एक famine आया था जहाँ पे 30 लाख से भी लोग मर गए थे famine की वजह से, ठीक है। डू यू नो हु आर अफेक्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द फेमाइन। तो जो फेमाइन है, जो भूखमरी है, उसमें लोग सबसे ज्यादा लोग कौन से अफेक्टेड होते हैं, कौन से बीमार ज्यादा पड़ते हैं, या फिर कौन ज्यादा मर जाते हैं फेमाइन के ड्यूरिंग, वो है एग्रीकल्चर लेबरर्स, fishermen, transport workers, and the other casual laborers were affected by most dramatically increasing price of rice। They were the ones who died in the famine। तो कौन कौन से वो एग्रीकल्चर लेबरर्स, मतलब जो फार्मर्स है, फिशरमैन है, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान जाने देते हैं। फिर जो लेबरर्स मतलब जो मजदूर लोग हैं, ये मेनली जो है फेमाइन में अफेक्ट होते हैं और यही मर जाते हैं फेमाइन में। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन जो है राइस में किस प्रकार से, पहले देखो 85 था, फिर 79 हो गया, फिर 82 हो गया, 90, 68 देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो पहले 85 था, 83, 85, 70, 92, 79, मतलब कितना कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे डिस्कस करने के लिए बोला है। Some people said that the Bengal famine happened because there were stories of shortage of rice। Study the table and find out whether you agree with this statement। Yes, हम लोग एग्री करते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि देखो 1938 में 85 प्रोडक्शन हुआ लाख टोन्स में, ठीक है। फिर उसके बाद 79 कम हो गया, 82 थोड़ा सा बढ़ा, फिर 68 मतलब 20 कम हो गया, 93 फिर बढ़ा, फिर 76, मतलब आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कम होते जा रहा है राइस प्रोडक्शन। सो वी एग्री बाय दिस स्टेटमेंट। विच ईयर शोज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन फूड्स अवेलेबिलिटी। तो कौन से ईयर में सबसे ज्यादा डिक्लाइन होता है, और वो होता है 1941 में, क्योंकि इसमें जो 68 लाख टन से प्रोड्यूस हुआ था, तो 68, तो 1941 इज द आंसर। तो देखो पीपल किस प्रकार के होते जा रहे हैं भूख के कारण। फिर ये देखो बंगाल के फेमाइन के कारण ये फैमिली जो है वो बंगाल से लीव कर रही है। आधे लोग तो वो जो विलेज है जहाँ पे फेमाइन ज्यादा ही हुआ था, वहां से लोग तो डेजर्टिंग मतलब विलेज को छोड़ रहे थे, क्योंकि वहां पे वो मर जा रहे थे, इसलिए जो लोग है ज्यादा तो वो बंगाल को छोड़ के ही जा रहे थे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो एक्टिविटी वो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड टू इंडिया अगेन। तो उसके बाद से जो 1943 में जो फेमाइन हुआ था, उसके बाद इंडिया में से फिर से कभी कुछ नहीं हुआ। इट इज हार्ड डिस्टर्बिंग टू नो दैट इवन टुडे फेमाइन लाइक कंडीशन एग्जिस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री लीडिंग टू स्टारवेशन डेथ्स टाइम्स। लेकिन ये कहना मतलब ये कहना भी सही है कि मतलब अभी भी ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे फेमाइन कंडीशन जो फेमाइन होते हैं, और बहुत सारे लोग इसके मर भी जाते हैं स्टारवेशन के लिए। Natural calamities and pandemics may also lead to food shortage, जैसे कि पेंडेमिक अभी कोविड 19 चल रहा है, और इसके वजह से भी जो फूड का जो शॉर्टेज मतलब फूड की कमी हो रही है,
फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पेंडेमिक हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट अपॉन द फूड सिक्योरिटी। जैसे कि अगर कोविड-19 की बात करें, देखो अभी सबका काम धंधा बंद हो गया, इससे जो प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रहा है और इससे फूड सिक्योरिटी में भी इम्पैक्ट यानी इफेक्ट हुआ है। रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विस इम्पैक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले आपको पता है कि कोरोना के टाइम पूरा लॉकडाउन हो गया था, पूरे 6 महीने तक मतलब लॉकडाउन हुआ था। तो उससे क्या हुआ, जितना भी लोगों का मूवमेंट है वो बंद हो गया, गुड्स इम्पैक्ट मतलब गुड्स इंपोर्ट नहीं हुए, इतने नहीं हुए। इससे क्या इकोनॉमिक का मतलब है कि जो पैसे भी नहीं मिले, उसके बाद लोगों की इतनी फसल भी नहीं हुई। इसलिए जो फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए, जिससे हर टाइम उनको खाना का इंश्योर है, मतलब उनके पास खाने की अवेलेबिलिटी है। और मतलब कैलामिटस और पेंडेमिक पे मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो कैलामिटीज और पेंडेमिक्स के ड्यूरिंग जो फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे एक कंट्री इंश्योर कर सके कि फूड जो है अवेलेबिलिटी हो सकती है पूरे टाइम पे। भी हु आर फूड इनसिक्योर, तो फूड किसके पास इनसिक्योर मतलब फूड किसके पास इतनी अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमें तो पता है कौन कौन है, वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, जो बहुत गरीब है वो हो सकते हैं। तो इनके पास जो फूड है वो इनसिक्योर मतलब उनका जो फूड की इतनी ज्यादा नहीं होती है, उनको जब भूख लगती है उनको तब नहीं मिल पाता। अभी अगर बात करिए अगर आपकी बात करिए, आपको अगर अभी भूख लगी तो आप आराम से जाके खा सकते हो, लेकिन गरीब के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि वो जब भी चाहे उनका मन हो वो खा सकते। तो इनके जो फूड्स होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योर। Although a large section of people suffer from India and nutrition insecurity in India, the worst affected groups are landless people with little or no land depend upon। तो वैसे तो बहुत सारे पीपल है जो खाने से मतलब सफर करते हैं और उनमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। इंडिया मतलब ऐसे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके फूड में न्यूट्रिशन या फिर उनके पास खाना नहीं होता, लेकिन बहुत सारे सबसे जो वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप है वो है लैंडलेस पीपल, जिसके पास कोई लैंड ना हो रहने के लिए, वो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स होते हैं। ओके। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि ट्रेडिशनल आर्ट्स जो मतलब मकान सॉरी जो वो नहीं बनाते, जो लकड़ी वाले होते हैं, जो मतलब लकड़ी सारी चीजें बनाते हैं, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, जो ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मतलब जिससे मतलब जो नौकरी करता है लेकिन उनकी जो सैलरी बहुत कम होती है, उनके पास इतनी पैसे नहीं होती है, तो वो भी अफेक्टेड होते हैं। और बेगर जो भिखारी लोग हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। इन दी अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिली, food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual worker market। तो urban areas का मतलब होता है कि जो शहर वाले इलाके हैं तो वहाँ पे जो फूड इनसिक्योर वहाँ उसी फैमिली से होती है जिसकी सैलरी जो है बहुत कम होती है, और वहाँ पे एम्प्लॉयड इल पेड मतलब बहुत कम वहाँ पे होता है, और ऑक्यूपेशन भी वहाँ पे बहुत सारे होते हैं इसलिए। और ये जो वर्कर्स होते हैं लार्जे मतलब सीजनल एक्टिविटीज में एनर्जी होते हैं, और इसलिए ये बहुत सारे कम मतलब लो वेजेस में पेड किए जाते हैं, और इसलिए इनका जो सर्वाइवल बहुत ही कम चांसेस होता है। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि विंटर का सीजन है तो वो फार्मिंग करेंगे, समर के सीजन में वो काम करेंगे, तो इस प्रकार से उनका बहुत ही लो वेज मतलब बहुत कम पैसा मिलता है, और इस इनका जो फूड है इतना भी सिक्योर मतलब इतना भी सिक्योर नहीं होता। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टोरी ऑफ रामू पढ़ेंगे। मैं इसलिए ये पढ़ रही हूँ क्योंकि अगर हम लोग ये पढ़ेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है हु आर फूड इनसिक्योर, तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ये हम लोग को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। रामू वर्क्स एज ए कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। तो जो रामू है एक लेबरर यानी एक मजदूर है एग्रीकल्चर में रायपुर विलेज में। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में कैपिटल है उसकी। His eldest son Somu, who is 10 years old, also works as a pali to look after the cattle of the सरपंच of the village सतपाल सिंह। तो उसका जो एक बेटा है सोमू करके, तो वो 10 साल का है, और वो पाली एक मतलब वो एक इंसान होता है जो कैटल मतलब उसका जो सरपंच मतलब सरपंच जो हेड होता है उनके विलेज को, उसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। तो उनका जो सरपंच है गाँव का सतपाल सिंह, उसका वो उसकी कैटल यानी गाय का पाली रखवाली है। Somu is employed for the whole year by the सरपंच and is paid the sum of 1 rupees for 1000 for this work। तो जो सोमू है वो एक साल में मतलब एक साल पूरा काम करता है, एम्प्लॉयड का मतलब पूरा काम किया जाता है, सरपंच उसको 1000 देता है उसके काम के लिए। रामू हैज 3 more sons and 2 daughters but they are too young to work
ऑन दी फील्ड। तो रामू के और 3 बेटे हैं, 2 डॉटर्स भी है, लेकिन वो बहुत छोटे हैं फील्ड में काम करने की। हिज वाइफ सुनहारी इज आल्सो पार्ट टाइम वर्किंग एज हाउस क्लीनर फॉर द लाइफ स्टॉक रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउ डंग। तो उसकी जो वाइफ है सुनहारी, वो भी कभी कभी जो दूसरों के घर में काम करने जाती है अपना घर चलाने के लिए। कभी कभी वो कभी कभी काउ डंग मतलब जो गोबर होता है उसको मैनेज करने के लिए, और उसको हाफ लीटर मिल्क मिलता है और वो कुछ थोड़े से वेजिटेबल कुक करती है, और वही डेली उसका वॉक होता है। और उसके बाद वो कभी-कभी अपने फील्ड में भी काम करती है अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए, और सीजन्स में, और मतलब कभी-कभी वो बिजी होती है अर्निंग में। So, agriculture being a seasonal activity employs Ramu only during times of sowing, transplanting and harvesting। तो एग्रीकल्चर की सीजनल एक्टिविटी का मतलब है कि जो सीजन के हिसाब ही किया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर जो विंटर सीजन में ज्यादा किया जाता होगा, तो रामू तो उसी काम में उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता होगा। तो यही बताया गया है। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। कहाँ पे गए हैं? नीचे आ गए हम लोग से। हाँ। by he gets he looks for other work कौन सा है? He remains unemployed for about 4 months during the period of plant considers and maturing है ना year। तो आपको पता है कि अपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि एक क्रॉप को 3 to 4 मंथ लगता है हार्वेस्ट होने में। तो तब तक वो 4 मंथ जो है अनएम्प्लॉयड, मतलब उसके पास कोई तब तक काम नहीं होता, तब तक वो दूसरे एक्टिविटीज करता है। जैसे कि वो कभी कभी ब्रिक्स मतलब जो घर बनाने के लिए ब्रिक्स बनाता रहता है, या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए कभी कभी विलेज में मदद करता है। और इसी एफर्ट से जो रामू है वो कैश करता है, और या फिर वो कभी कभी अपनी चीजें भी बेच देता है। However, during these days when he is unable to get some work, he and his family really face difficult and sometimes his small kids have to sleep without food। तो कभी कभी जब उसको इतना प्रोडक्शन नहीं होता, जब उसको इतनी पैसा नहीं मिलता, तो उसको कभी उसके बच्चे कभी-कभी ऐसे बिना खाना खा के सो जाते हैं। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ द मील्स इन देयर फैमिली। तो मिल्क और जो वेजिटेबल है उनको हर दिन नहीं मिलता है जैसे हम लोगों को मिलता है। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 मंथ्स व्हेन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। तो जो रामू के पास जो उसका जो फूड इनसिक्योर हो जाता है 4 मंथ के लिए, जब उसके पास कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल नेचर है, सीजनल के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि उसको 3 से 4 महीने तो क्रॉप्स को हार्वेस्ट होने में लगता है, तो इसलिए उसके पास तब तक कोई काम नहीं होता, और तभी उसके बच्चे और उसको बहुत मतलब खाने की कमी होती है। ठीक है। तो यही जो लोग हैं इनके जो फूड है इनसिक्योर है। अभी बताया कि एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटी क्यों है, इसलिए है क्योंकि हार्वेस्ट होने में उसको बहुत टाइम लगता है। वाई इज रामू अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 मंथ्स इन अ ईयर। तो अनएम्प्लॉयड इसलिए है क्योंकि उसके पास उतना कुछ काम नहीं होता, और उसको शायद अगर कोई रखता हो तो उसको बहुत कम पैसे मिलता। वट डज रामू डू व्हेन ही इज एम्प्लॉयड। वो बहुत सारे विलेज में कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। वो आर सप्लीमेंटिंग इनकम इन रामूस फैमिली। तो उसकी मतलब इनकम कौन करने मतलब उसकी मदद कौन करता है, उसका बेटा सोमू और उसकी जो वाइफ है। वाई डज रामू फेस डिफिकल्टी व्हेन इज अनेबल टू हैव वर्क। देखो अगर वो इसलिए जब उसके पास काम करना नहीं होता तो वो डिफिकल्ट इसलिए फेस करता है क्योंकि उसके पास कोई इनकम नहीं होता, और इनकम होने से तो आपको तो पता है इस दुनिया में पैसे की कितनी मतलब वैल्यू है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जब उसके पास काम नहीं होता उसको डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो रामू का जो फूड है कब इनसिक्योर हो जाता है, तब रामू के फूड जब इनसिक्योर हो जाता, मतलब जब रामू को 4 महीने तक जब वो अनएम्प्लॉयड मतलब जब उसको 4 महीने तक कुछ काम नहीं होता है, तब उसका जो फूड है इनसिक्योर हो जाता है। ओके। अभी हम लोग एक अहमद की स्टोरी पढ़ेंगे। हम लोग देखो मैं ये स्टोरी इसलिए पढ़ रही हूँ जिससे आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाए, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अहमद इज अ रिक्शा पुलर इन बैंगलोर। तो रिक्शा पुलर का मतलब है कि ये रिक्शा चलाता है अहमद, बैंगलोर में, कर्नाटका में। ठीक है। He had shifted from Jhumri Tala along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents। तो वो जो झुमरी तला एक जगह है, तो वहां से वो शिफ्ट मतलब वहां से वो निकल के बेंगलोर में आए अपनी 3 भाइयों के साथ, अपनी 2 बहनों के साथ, और अपने पापा और मम्मी के साथ। अभी वो झुग्गी में रहता है। सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग फ्रॉम पुलिंग रिक्शा। तो उसका जो सारे जो उसके मेंबर्स है फैमिली में, उसका सबका जीना उसकी अर्निंग से, जो वो पैसा कमाता है उसके ऊपर सब डिपेंड है। However, he does not have a secured employment and his earning fluctuate every day। मतलब उसका जो काम है ये
बैकवर्ड नहीं है, मतलब एक समान नहीं है। उसको कभी-कभी वो काम ईज़िली वो मतलब कर भी नहीं पाता, क्योंकि इतने भी लोग नहीं आते रिक्शा में, तो इसलिए उसका जो कमाई है वो कम कम होता जा रहा है बाय द एवरी डे। During some days, he gets enough earning for him to save some, and after buying all his day-to-day necessities, तो कभी कभी उसको इतना भी अच्छा हो जाता है इनकम कि वो दूसरे मतलब थोड़ा सा सेव करता है अमाउंट को, जिससे वो अगर उसको दूसरे दिन अगर कुछ खरीदना है तो उसको भी वो खरीद सके। लेकिन कभी कभी उसका बहुत ही वो कम अर्निंग होता है, जिससे वो अपने डेली नेसेसिटीज बाय नहीं कर सकता, मतलब उसको डेली चाहिए होता है उसको वो नहीं बाय कर सकता। हाउएवर फॉर्चुनेटली अहमद इज येलो कार्ड विच इज पीडीएस कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। तो लेकिन अहमद के पास एक येलो कार्ड है जो एक पीडीएस कार्ड है। देखो ये हम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में इसका हम लोग फुल फॉर्म देखा था। अगर आपको याद है तो मेरे को कमेंट करके बताना। तो उसके पास एक येलो कार्ड है जो पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीब पीपल के लाइन के, जो गरीब पीपल के पास एक पीडीएस की कार्ड होती तो अहमद के पास वो है। और इससे इस कार्ड से अहमद को सफिशिएंट व्हीट मिल जाता है, राइस मिल जाता है, शुगर मिल जाता है, कैरोसिन ऑयल मिल जाता है, जिससे उसको काम आ जाता है। ही गेट्स दिस एसेंशियल एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस, लेकिन उसको भी वो पैसे थोड़ा सा देना पड़ता है। ये परचेज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे व्हेन द रेशन शॉप इज ओपन फॉर बिलो पॉवर्टी पीपल। तो एक रेशन शॉप का मतलब एक दुकान होता है जब गरीब लोगों के लिए खुला होता है, तो वो एक महीने का सामान खरीद लेता है एक साथ, जिससे उसको मतलब इतना भी ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है। और इस वे में जो अहमद है इस प्रकार से अपना जो सर्वाइवल चलाता है इतने सफिशिएंट अर्निंग से अपने बिग फैमिली के लिए। और वही एक मेंबर है जो अर्न करता है मतलब जो कमाता है पैसे। ठीक है, तो इसको अभी हमारे क्वेश्चन आंसर है। तो पहला है कि जो अहमद के पास क्या रेगुलर इनकम आता है रिक्शा करने से, नहीं उसको इतना नहीं आता। तो येलो कार्ड जो है अहमद को किस प्रकार से हेल्प करता है, तो वो मतलब वो जो पीडीएस कार्ड होता है, तो वो एक मतलब क्या करता है वो मेनली उसको वीट प्रोवाइड करते हैं, राइस प्रोवाइड करते हैं, शुगर प्रोवाइड करते हैं, इससे उसके खाने की थोड़ी सी सुविधा हो सकती है। The social composition along with the inability to buy food also plays a in on the, मतलब मेनली क्या होता है कि इस जो लोग जो फूड बाय नहीं कर सकते उनके लिए भी इस प्रकार से कंपोजिशन किया जाता है, और ये भी फूड सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट है। जो मेनली एससी और जो ओबीसी वाले बहुत लोअर कास्ट होते हैं उनके पास बहुत लैंड प्रॉपर्टी नहीं होती है, और उनका फूड सिक्योरिटी भी इतना अच्छा नहीं होता, तो उनके लिए कार्ड होते हैं। और ये मेनली जो पीपल है कभी कभी नेचुरल डिजास्टर से भी इफेक्ट होता है, या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना पड़ता है। माइग्रेट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए। और बहुत लोगों के जो फूड है इनसिक्योर है, और ऐसे मेल्यूट्रिशन हो जाता है। मेल्यूट्रिशन का मतलब होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं उनके बॉडी में न्यूट्रिशन जब कम हो जाता है तब वो होता है मेल्यूट्रिशन। दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसिडर फॉर द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ मेल्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि एक प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उसको अच्छा खाना नहीं मिलता है तो उसका जो अनबॉर्न बेबी मतलब जो जब जन्मा हुआ बेबी होगा उसका मैल न्यूट्रिशन से वो सब मतलब सफर हुआ होगा, मतलब उसके न्यूट्रिशन में बहुत कमी होगी और उसके हाथ पैर बहुत अजीब तरीके से होंगे क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है। अ लार्ज proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population। तो ये जो proportion है प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स का और जो चिल्ड्रन जो एज जिनके 5 years के नीचे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्विस द नंबर ऑफ सच वुमेन्स मतलब जो वुमेन्स इससे सफर करते हैं वो 11 करोड़ के आसपास है। तो मतलब कितना इनसिक्योर इन लोगों के लिए फूड। ओके, देखो अभी जो आगे वाला पार्ट है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देख करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 27 मिनट का वीडियो हो गया है और फिर उसके बाद बहुत बड़ा भी चैप्टर है, तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे जिससे आप सबको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो थैंक यू सो मच।